बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तहरीक पाकिस्तान यादें बातें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से होती है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। आज हमारे मेहमान प्रोफेसर सैयद वदूद अहमद जिलानी साहब हैं। आपने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में सरगर्मी से हिस्सा लिया, बल्कि आप एक मुमताज़ माहिर तालीम और माहिर माशियात भी हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको खुशामदीद कहता हूं, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि जिस वक्त तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, उस वक्त से आप अपनी यादों का ज़िक्र फरमाएं और आपका ताल्लुक़ एक ऐसे तालीमी इदारे से रहा जिसमें उन लोगों ने तालीम हासिल की जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की तामीर के लिए और क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ करें। शुक्रिया जनाब कि आपने याद किया। आपने जिस स्कूल का जिक्र किया है वो तारीख़ी स्कूल था जो 1710 में कायम हुआ और एंग्लो अरबिक स्कूल और दिल्ली कॉलेज के नाम से चलता रहा, यहाँ तक कि जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कौंसिल बनी तो दिल्ली में जितने इजलास हुए हैं वो कायद आज़म बताते ख़ुद वहाँ आते थे और उन इजलास की सदारत करते थे। मैं सन 36 से सन 42 तक स्कूल का तालिब इल्म रहा, उसके बाद भी एसोसिएट तो रहा, लेकिन उस 6 साल में तकरीबन कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती थी जिसमें मैं शरीक न हुआ हूँ। तो इसलिए तमाम मुस्लिम लीग के लीडरों को करीब से देखने का और उनको सुनने का मौका मिला और तमाम वो उस तहरीक से जो वाबस्ता लोग थे। और मैं तो कहने को तैयार हूँ कि तमाम मुसलमान और 10 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के जो थे वो सारे के सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे कायद आज़म के साथ उनकी क़यादत में पाकिस्तान तहरीक को चलाने में शरीक रहे। जी जिलानी साहब, आप ये बताइए कि जिस वक्त तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ और वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती रही, तो जो तालीमी इदारे, एक तो आपने अपने स्कूल का जिक्र किया, फिर दूसरा अलीगढ़ एक बहुत अहम इदारा है, तो आप ये बताएं कि उस वक्त जो मुसलमानों ने तालीमी इदारे कायम किए उनका इज्तिमाई तौर पे या मजमूई तौर पे क्या रोल रहा तहरीक पाकिस्तान में? मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अहम सवाल है। हमारी इक़्तिसादी और माशी हालत को देखते हुए और उस वक्त को देखते हुए कि ख़ास तौर पे 1857 से 1947 कि जब मुसलमान और आखिर में तो 10 करोड़ तादाद थी, लेकिन उस वक्त 10 करोड़ से भी कम होगी, 8 करोड़ होगी या 7 करोड़ होगी, बेयार मददगार, माली हालत बिल्कुल तबाह। इसके बावजूद 1710 से मुसलमानों ने अपने पैरों पर खड़ा होने शुरू किया तालीमी मैदान में और दिल्ली का एंग्लो अरबिक स्कूल, जिसका नाम बदलता रहे, दिल्ली एंग्लो अरबिक कॉलेज और दिल्ली कॉलेज और अब फिर दिल्ली स्कूल और दिल्ली कॉलेज हो गया है। वो स्कूल इस तरह चलाए उन्होंने कि अपनी जेब से और टैलेंटेड बच्चों को तलाश कर करके उन स्कूलों में ला के उनको बग़ैर फ़ीस के या फ़ीस माफ़ करके और ऐसे लोगों से जो मुतवल्लिद थे उनसे डबल फ़ीस लेके, मसलन मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स जो देते थे उनसे डबल फ़ीस ली जाती थी और उस टैलेंट को जमा करके, टैलेंट स्काउटिंग करके इन स्कूलों में जमा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ चलने के लिए उन बच्चों ने जो इन स्कूलों से निकले उन्हीं स्कूलों में दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया और इतनी कम तनख्वाह पे पढ़ाना शुरू कर दिया जितना उनका गुज़र औक़ात हो सके। चुनांचे दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल में हम ये देखते हैं कि सर सैयद, हाली, शिबली नुमानी वगैरह जब स्कूल में पढ़े तो उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाया भी जी, और उसको अल्मा मीटर बना के और जिन लोगों को उन्होंने पढ़ाया वो बाद में वही कौम के मेमार साबित वही हुए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाद में वो जब अलीगढ़ बन गया, ये अल्मा मीटर उसका वही था, दिल्ली का दिल्ली स्कूल या दिल्ली कॉलेज या एंग्लो अरबिक स्कूल। अलीगढ़ में पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से और शहरों से आकर वहाँ जो तालीम दी जाती थी, एक डिसिप्लिन और इस बात की तैयारी कि किसी न किसी दिन हमारा अपना घर होगा, यकीनन, और उसके लिए हमें जो लीडरशिप चाहिए होगी वो तैयार की। चुनांचे मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 6ठी जमात में था तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 और 6 11 साल का होऊंगा, तो मैंने उन लीडरान कराम जो वहाँ आते थे
उनको देखने के लिए लोग स्टेशन पहुंच जाते थे। जी यानी वो चीज़ जो कि हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हमें ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जिसको कि वो पंजाब में जाएं जब और सिंध में जाएं जब, वो लोग देखने के लिए आए कि हमारे लीडर आ रहे हैं, जी ऐसे पॉपुलर लीडर जिनके ऊपर वो भरोसा कर सके। तो मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, बेशक। लेकिन जब हम देखते हैं उस तैयारी को और फिर उससे मुकाबला करते हैं इन 56-57 साल में, तो हम समझते हैं कि हम वालिदैन जो इस 57 साल में वालिदैन थे, हमने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। जी हमने ऐसे स्कूल नहीं बनाए जी कि जहाँ सारे सुबह के बच्चों को जमा करके उनको वो तालीम और तरबियत दी जाती जो कि तालीम और तरबियत पिछले 300 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एज ए मिल्लत तालीम दी। जी, यकीनन। प्रोफेसर साहब, जब तक आप ज़ेर तालीम रहे तो आपने बताया कि उस वक्त भी बराबर आपका ताल्लुक़ रहा लीडरान कराम से जी जी और तहरीक के जो इब्तदा थी उससे। तो हुसूल तालीम के बाद आप बाकायदा मुस्लिम लीग में शामिल हुए। क्या तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी क्या सरगर्मियाँ रहीं और आपका क्या रोल रहा। देखिए, मुस्लिम लीग से वाबस्तगी जो है पूरे 10 करोड़ मुसलमानों की उससे वाबस्तगी थी, लेकिन कायद आज़म के डिसिप्लिन के मुताबिक अगर कोई किसी का एम्प्लॉई था या इवन सरकारी मुलाजिम था, तो तकसीम के वक्त तक कायद आज़म का ये एटीट्यूड था कि गैर जिम्मेदारी का सबूत न दीजिए। यहाँ तक कि अगर सेक्रेटेरिएट से कोई फाइल कोई उठाकर और कायद आज़म के पास ले गया तो कायद आज़म ने फ़ौरन उसको देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जी पाकिस्तान में जाएं। जी ईमानदारी का ये सबूत है कि जो आप मुलाजमत कर रहे हैं, तो चुनाचे हम उन लोगों में से थे कि मुस्लिम लीग के लिए साहब बच्चा बच्चा काम करता था। यानी उन्होंने सियासत में, आपकी कता कलामी थी, उन्होंने सियासत में दियानत और उसूल पसंदी को लाजमी शर्त करार दिया कायद आज़म ने। दियानत तो वो उसका उसूल था ना उनका, और उन्होंने जिंदगी में कभी सियासत को झूठी सियासत नहीं बनने दिया जी। सच्ची सियासत। वो स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियन थे, लेकिन और यही उम्मीद करते थे कि उनके पास जो शख्स भी आए। चुनाचे जब जलसा होता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा 47 में दिल्ली की जामा मस्जिद से एक जुलूस निकला जिसमें कायद आज़म को एक ट्रक के ऊपर स्टेज बनाकर बिठाया गया था और यूसुफ हारून तलवार लिए हुए उनके पीछे गार्ड के तौर पे खड़े हुए थे। और जब वो जुलूस निकला है जामा मस्जिद से, और दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद बड़ी मशहूर है, ये कोई 3-4 मील का वास्ता था। तो जुमे की नमाज के बाद जब वो जुलूस निकला तो मैंने भी वहीं नमाज़ पढ़ी थी, कायद आज़म ने जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद जुलूस जब निकला तो मैं घर से ये कह के गया था कि बस एक नज़र देख के कायद आज़म को मैं घर वापस आ जाऊँगा। आज मुझे जब वो वक्त याद आता है तो मुझे अब भी ये महसूस होता है कि मुझे नहीं पता था कि जब कायद आज़म के चेहरे पे निगाह मेरी पड़ी, उस वक्त से लेके जुमे की नमाज से असर के वक्त वो दिल्ली के अजमेरी दरवाजे पे पहुंचा जुलूस। अब मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि उस वक्त हाल क्या था। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस रास्ते में जितने रहते थे उन लोगों ने गुलाब की पत्तियाँ जमा की हुई थी, और कायद आज़म इतने पॉपुलर लीडर थे कि हर घर से फूलों की इतने निछावर हुए कि घुटने घुटनों फूलों की पत्तियां थी पूरे रास्ते के ऊपर जब वो फूल निछावर किए जा रहे थे, और कायद आज़म हाथ हिलाकर और सलाम का जवाब दे रहे थे पूरा रास्ता। और इतना टाइम लगा कि जुमे की नमाज से असर के वक्त तक वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा जुलूस। उस वक्त मैंने घड़ी जब देखी तो ख्याल आया कि मैं तो जुलूस के साथ ही चल रहा हूँ जी, वरना उनके अंदर यानी एहसास ही नहीं था कि उनके वो बॉर्न लीडर थे। यानी मुसलमान की थ्योरी जो है ना, वहाबी लीडर, बॉर्न लीडर और एक्वायर्ड लीडर, वो एक्वायर्ड लीडर नहीं थे जी। कौम ने उनको तलाश करके लीडर बनाया था। अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खां और दूसरे, खुद मादर मिल्लत ने मजबूर किया था कि इस कौम को आप जैसे अक्लमंद लीडर की ज़रूरत है। जिन शख्सियात ने कायद आज़म से शर्फ मुलाकात हासिल किया, यकीनन वो बड़े खुशनसीब थे। तो आपकी कोई बिलमुशाफा मुलाकातें बहुत दफ़ा कुछ बताइए उसके बारे में ज़रा। देखिए, ये जिस दिन ये जलसा हुआ है उस दिन रात को जो जलसा हुआ तो ईशा के बाद जलसा हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में अजमेरी दरवाजे के बाहर ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड, उसमें कोई तकरीबन 1 लाख का मजमा था। और हिंदुस्तान के उन काउंसिल के मीटे मुस्लिम के तमाम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और
लियाकत अली ख़ान और कायद बहादुर यार जंग, तो कायद आज़म ने पहले से ऐलान कर दिया था कि कायद मिल्लत बहादुर यार जंग तकरीर करेंगे, मेन तकरीर उनकी होगी। चुनाचे ईशा से तकरीर उनकी शुरू हुई, मैं उनसे पहली सफ में मैं बैठा हुआ था। तो और हर शख्स से जो आगे आ जाए, तो मेरी तकरीबन सभी से खुदा का शुक्र है कि मुझे हाथ मिलाने का मौका मिला। तो कायद आज़म से भी उस दिन कायद आज़म भी थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना, और कायद आज़म को बहादुर यार जंग साहब ने अपना अंगरखा वो पहना करते थे, शायद आप जानते हो अंगरखा क्या होता है, शेरवानी की तरह से बारीक कपड़े का होता है, तो वो उनका जिस्म चमक रहा था उसमें से। तो जिस वक्त ईशा के बाद जलसा शुरू हुआ और कायद आज़म ने खड़े होकर ये कहा कि अब कायद मिल्लत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तक़ी करें, और अवाम से ये कहा कि आज मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग के फ़ंड ख़त्म हो चुके हैं, जिस वक्त 1 लाख रुपए हो जाएंगे तो कायद मिल्लत तकरीर ख़त्म कर देंगे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहाँ से बहुत से ऐसे लोग थे जो एक शख्स 1 लाख रुपए दे सकता था, और अनाउंस करने वाले कौन? कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान। अगर कोई 2 रुपये देता था या 10 रुपये देता था तो कायद मिल्लत खड़े होते थे और वो कहते थे 2 रुपये फलां साहब ने दिए, उनका शुक्रिया। तो फजर की अजान तक इसी तरह सिलसिला चलता रहा और कायद आज़म तमाम रात पूरी रात बैठे रहे। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी उस दिन वो वही जो ख़ास तौर पे वो पहना करती थी ऐसे मौक़ों पर, गरारा पहनती थी, चिकन का गरारा लाइनिंग लगी हुई और दुपट्टा ओढ़े हुए, और सुन के एक तो उसका ताज्जुब होता है जैसे हमारी माएँ बहनें घरों के अंदर दुपट्टे पहनती थी, इस तरह वो एक मॉडर्न खातून जो कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी थी, कन्वेंट में पढ़ी हुई थी, इसके बावजूद वो इसी तरह दुपट्टा पहने हुए और पूरी रात उस बैठी रहीं। और फिर जब कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने ऐलान किया कि 1 लाख रुपए हो चुके हैं, उस वक्त फजर की अजान हो गई थी। अब वो सीन मैं आपको ज़रूर और अपने नाज़रीन को सुनाना चाहूँगा कि जब दुआ मांगी कायद मिल्लत बहादुर यार जंग ने, तो उनकी आंखों से आंसू जो जारी हुए, तो जिस्म उनका जो अंगरखा पहने हुए थे भीग गया और उनका जिस्म गुलाबी नज़र आ रहा था, और कायद आज़म खुद उनके आंसू बह रहे थे, और कोई ऐसा शख्स नहीं था उस 1 लाख के मजमे में और वो उस वक्त ये दुआ मांगी, या अल्लाह पाकिस्तान दे, पाकिस्तान बना दे। और मैं समझता हूँ कि उस दिन की वो दुआ 1 लाख आदमियों की और इन लोगों की जो हमारे लीडरान किराम थे, उसी रात मंजूर हो गई थी कि पाकिस्तान बन गया। जी, मैं प्रोग्राम के आखिर में ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि उस वक्त कौम का और आम लोगों का क्या जज्बा था और उनका किस कदर पुख्ता यकीन था अपने मकसद पर, अपने लीडरों पर, उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, कायद आज़म को जो मुस्लिम लीग में शामिल किया अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना, 3 हस्तियाँ थीं जिन्होंने उनको लंदन से लाए। अब मैं एक बात कहता हूँ, जैसे कि अभी 2-3 दिन हुआ मैंने एक और मौके पे कही, वो ये कि कौम जो देखती थी वो ये देखती थी सिर्फ किरदार ही ना हो लीडर का, बल्कि हम में से सबसे बेहतर जो हो वो हमारा सरदार हो और हमारा सदर हो। चुनांचे अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती, जिसको कि हम मानते हैं कि वो एक जीनियस थे और उनको शायर थे और रिफॉर्मर थे, उन्होंने कायद आज़म पर निगाह रखी। आखिर क्यों? तो वो इसलिए कि हम में से सबसे बेहतर आदमी जो पायलट कर सकता था हमारी आज़ादी की तहरीक को, हमने ये महसूस किया कि वो कायद आज़म हैं, और उनको बुलाकर फिर हमने तहरीक शुरू की। और फिर इस डिसिप्लिन में तमाम लीडर अपनी राय तो देते थे, लेकिन उम्मीद ये करते थे कि कायद आज़म वो बताएं कि वो क्या महसूस करते हैं, और फिर उनके साथ होते थे। चुनांचे पूरी कौम उस वक्त वो जो फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन का मसला है, उसके तहत हर इतनी मुनज़्ज़म कौम थी कि स्कूल हम खुद चला रहे थे। अगर पेशावर में सुई चुभती थी किसी के मुसलमान के, तो मद्रास में उसको तकलीफ होती थी। हम एक कौम थे उस वक्त। अगर वही कौमी जज्बा रहता, और आज को हमने 1 लाख स्कूल अपने कायम कर दिए होते उसी टाइप के, जैसे कि दिल्ली का एंग्लो अरबिक स्कूल था या अलीगढ़ था, तो इस वक्त 4.5 करोड़ बच्चे हमारे अपने स्कूलों में पढ़ रहे होते बग़ैर गवर्नमेंट की एड के। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, दिल्ली का अब जो एंग्लो अरबिक स्कूल चल रहा है, इस पे 1 पैसा ग्रांट इन एड लिए बगैर हमने 85 लाख की बिल्डिंग अभी बनाई है लड़कियों के कॉलेज के लिए, और 2 करोड़ रुपए जमा करा दिया है।
और वो सारे के सारे वो गरीब रिटायर्ड लोग हैं जो कि दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल के ओल्ड बॉयज थे। बहुत खूब। तो इसी तरह जब तक कौम में ये जज्बा पैदा नहीं होगा कि हमारी नई नस्ल को असल मुकाम देने के लिए, तालीम के लिए, हम ये इंतज़ार ना करें कि गवर्नमेंट स्कूल खुलेगा और उसमें बच्चा जाए। हमें ये चाहिए कि तालीम का शोबा हो या कोई दूसरा शोबा हो, ख़ास तौर पे तालीम के शोबे में हम वालिदैन रिटायर्ड अफसरान वाला, मसान के तौर पे फ़ौज से और सिविल से तकरीबन 20-22 लाख आदमी रिटायर्ड घरों में बेकार बैठे रहते हैं। इस कौम के बच्चों की तालीम को संभालने का तहिया करें जी। और वॉलंटरी तौर पे स्कूल इस तरह से ऑर्गेनाइज करें जहाँ के सही तालीम दी जा सके, करैक्टर बिल्डिंग हो सके, बच्चों की किरदार निगारी हो सके और उस तालीम के शोबे को उस ऐसे असातिज़ा से हम नवाजें कि वो सही मानों में बच्चे कल के अच्छे शहरी बन के निकल सकें। यकीनन वो अगर तालीमी इदारे जो उस दौर में थे वो ना होते तो शायद कौम के मेमार इस तरह तरबियत पा के बाहर ना आ सकते थे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर वदूद अहमद जिलानी साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई है। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे तहरीक पाकिस्तान यादें बातें। आज आपकी मुलाकात तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ कारकुन और माहिर तालीम, माहिर माशियात प्रोफेसर सैयद वदूद अहमद जिलानी साहब से हुई। प्रोफेसर साहब, आपके बेहद मशकूर हैं, आप तशरीफ़ लाए और आपने इस प्रोग्राम में अपनी यादों के हवाले से और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हमारे नाज़रीन को बहुत सी बातें बताईं जो यकीनन आइंदा के लिए भी सबक आमूज़ हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपका भी शुक्रिया और PTV का भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक पाकिस्तान यादें बातें अपने अख्ताम को पहुँचा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।